हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 पढ़ने वाले हैं, जो कि है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें मैं सारे क्लॉजेज आपको एक्सप्लेन करूंगी, प्लस प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट भी बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर है अमेंड करने का, और पूरे नोट्स प्रॉपर है, आप इसको एग्जामिनेशन में भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविज़न है जो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर देता है, और साथ ही ये बताता है कि अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले हम क्लॉज 1 समझते हैं। क्लॉज 1 कहता है कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो, पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को अमेंड कर सकती है। अमेंडमेंट का मतलब सिर्फ चेंज करना नहीं होता है यहाँ पे, बल्कि किसी नए प्रोविज़न को ऐड करना, किसी एग्जिस्टिंग प्रोविज़न को मॉडिफाई करना, या फिर किसी प्रोविज़न को कम्प्लीटली रिपील करना, ये भी अमेंडमेंट के अंदर आता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है जो कि है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर से अलग होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना नॉर्मल लॉ बनाने से ज़्यादा सीरियस काम है, इसलिए इसके लिए स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ये क्लॉज इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को भी मेंटेन करता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं क्लॉज 2 पर, जो अमेंडमेंट का एक्चुअल प्रोसीजर बताता है। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट सिर्फ तब स्टार्ट हो सकता है जब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया जाए, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। जब ये बिल दोनों हाउस में पास होता है तब एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, मतलब टोटल मेंबरशिप का सिंपल मेजॉरिटी भी चाहिए, और साथ ही प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का कम से कम 2/3 मेजॉरिटी भी होना चाहिए। जब दोनों हाउसेज इस स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास कर देते हैं तब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट का एसेंट मिलते ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है, ठीक है। इसी क्लॉज 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजो दिया गया है। कुछ स्पेसिफिक मैटर के लिए सिर्फ पार्लियामेंट की अप्रूवल काफ़ी नहीं होती, इन केसेस में स्टेट्स की रेक्टिफिकेशन भी ज़रूरी होती है। अगर अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड हो, या यूनियन और स्टेट के पावर से रिलेटेड हो, या फिर 7 शेड्यूल के लिस्ट से रिलेटेड हो, या फिर स्टेट की पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, या फिर खुद आर्टिकल 368 को अमेंड करने से रिलेटेड हो, तो ऐसे अमेंडमेंट्स के लिए कम से कम आधे स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स का अप्रूवल भी चाहिए होता है, ठीक है। इससे फेडरल स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट होता है और सेंटर और स्टेट के बीच बैलेंस बना रहता है। नाउ कम टू क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्लियरली कहता है कि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पर अप्लाई नहीं होता। आर्टिकल 13 जनरली कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो वो वॉइड होगा। क्लॉज 3 का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सिर्फ इस बेस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट वॉयलेट करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में क्लियर कर दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर ले लेती है। अमेंडमेंट आर्टिकल 13 से प्रोटेक्टेड हो सकता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इस तरह से क्लॉज 3 फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यू के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं क्लॉज 4 और क्लॉज 5 की, जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। ये क्लॉजेस काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे। क्लॉज 4 ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी अमेंडमेंट, चाहे वो पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, किसी भी कोर्ट में किसी भी ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये था कि जुडिशियल रिव्यू कम्प्लीटली हटा दी जाए, चाहे अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को ही क्यों ना अफेक्ट करे, कोर्ट उसे देख ही नहीं सकता। और क्लॉज 5 ने इससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। इस क्लॉज में कहा गया कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, मतलब पार्लियामेंट जो चाहे करे, जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करे, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये क्लॉजेस पार्लियामेंट की पावर को एब्सोल्यूट बनाना चाहता था और जुडिशियरी को कम्प्लीटली साइडलाइन करना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इन दोनों क्लॉजेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्लॉज 4 और क्लॉज 5 दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करते हैं। जुडिशियल रिव्यू को हटा देना और पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर देना कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, ठीक है। कोर्ट ने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच जो बैलेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता।
इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केशवानंद भारती डॉक्ट्रिन को रिफॉर्म किया और क्लियर किया कि पार्लियामेंट की पावर अमेंड करने की है, लेकिन वो पावर अनलिमिटेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट नहीं। ठीक है, आज के टाइम में क्लॉज 4 और क्लॉज 5 टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए दिखते हैं, लेकिन लीगली वो इनवैलिड और इनकॉपरेटिव है। मिनरेवा मिल्स जजमेंट के बाद उनका कोई इफेक्ट नहीं बचा, सो दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस तरह से हम देखते हैं कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर देता है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर सेफ रहे। ये बैलेंस ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जहां फ्लेक्सिबिलिटी भी है और प्रोटेक्शन भी। इस तरह हमारा आर्टिकल 368 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना और लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।